हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, ओके। चलिए आज हम आपको सॉलिड स्टेट का दूसरा टॉपिक क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका के बारे में बता रहे हैं। क्रिस्टल जालक किसी ठोस की सूक्ष्मतम इकाई का जब x, y, z यानी तीनों अक्षों पर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर यानी बड़ी संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये हमारा क्रिस्टल जालक का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने। ये हमारा NaCl का क्रिस्टल जालक मान लिया। NaCl के क्रिस्टल जालक में क्या है कि ये हमारे घन जो हैं, यानी अवयवी कण जो है लिए हमने, अवयवी कणों को रखा कोने पर और अवयवी कणों से मिलकर के एक छोटी सी इकाई बनती है, उसे कहते हैं घन के रूप में बनती है। इसे कहते हैं सरल एकक कोष्ठिका, यानी ये सरल घन बन गया। अब इस सरल घन की पुनरावृत्ति x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों पर की जाती है। यानी ये हमारा घन बना हुआ है, इसके पास में ऊपर ये घन बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर घन बनेगा और इसके इधर भी घन बनेगा। यानी तीनों एक्सिस पे जब इसको घन बनाएंगे, घनों की संरचना को रखेंगे तो एक प्रकार का बनेगा क्रिस्टल जालक। ये NaCl का है। हम NaCl में लें तो यहाँ हमने क्या ले लिया? Na ले लिया। यहाँ हमारा क्या होगा? Cl होगा। यहाँ हमारा फिर क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। यहाँ Na है तो यहाँ Cl होगा, यहाँ पर क्या होगा? Na आ जाएगा। जब यहाँ Na है तो यहाँ क्या होगा? Cl होगा, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? Na होगा। अर्थात अब ये Na आ गया, यहाँ Cl का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? Na। यानी अल्टरनेट, एक को छोड़ करके एक को शो करेंगे तो वो NaCl की स्ट्रक्चर को शो करेगा। इसी प्रकार आगे की ओर बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? ये क्रिस्टल लैटिस बन गया, अर्थात क्रिस्टल जालक बन गया। क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई, ये हमारा घन है ना, इस घन को हमने यहाँ लिया तो ये सूक्ष्मतम इकाई है इसकी। जिस सूक्ष्म इकाई का बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो ये जालक बनता है। इस क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी, यानी किसी भी ठोस पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे कहते हैं हम एकक कोष्ठिका। परिभाषा फिर सुने, किसी ठोस की वह सूक्ष्म इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो एक जो बड़े ठोस की बड़ी संरचना प्राप्त होती है उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। जाल के नुमा संरचना प्राप्त होती है उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। अब अगली परिभाषा इसकी सुनेंगे। क्रिस्टल जालक के बनने में किसी ठोस पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, वह सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी हमारा जो भवन बना हुआ है, मकान बने हुआ है, उस मकान एक प्रकार का क्रिस्टल जालक है। लेकिन मकान के बनाने में जो छोटी सी इकाई भाग लेती है वो ईंट है। तो ईंट जो है वो एकक कोष्ठिका के रूप में मकान के लिए काम करती है। चलिए, तो ये समझ में आया। अगला क्या है? एकक कोष्ठिका के प्रकार। ये जो एकक कोष्ठिका है, किसी क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिका भी प्रकार की कई प्रकारों की होती है, तो उसका प्रकार आप पढ़ेंगे। तो प्रकार हमारे कितने हैं? मुख्यतः दो प्रकार है। एक है सरल, इसे कहते हैं आग घनीय एकक कोष्ठिका, क्योंकि आकृति कैसी है? घन के आकार की है, तो इसे कहते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में कहते हैं SCC। संरचना हमारी ये भी नहीं है। अब SCC जो संरचना है, यानी ये सिंपल सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका 3D में दिखाई गई है। यानी हमारा ये X अक्ष है, ये हमारा Y अक्ष है, ये हमारा Z अक्ष है। अब सरल घनीय एकक कोष्ठिका, उस एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या है कि एक बिंदु से, यानी इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी, ये बिंदु नहीं है, ये क्या है? अवयवी कण है। यानी इस अवयवी कण से लेकर के इस अवयवी कण की दूरी और इस अवयवी कण से लेकर के इस अवयवी कण की दूरी, तो ये दूरी है, ये क्या है? ये दूरियां हैं। ये दूरियां को शो किया गया कि ये घन में सभी दूरियां बराबर होती हैं। सभी कौन जो दूरियां होती हैं बराबर होती हैं। तो हमने एक को दूरी को माना A, दूसरी को माना B और तीसरी को क्या माना? C। लेकिन दो दूरियों के बीच में जो झुकाव होता है, उस झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। तो कोण क्या है? कोण एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, तीसरे को गामा मान लिया। आपको याद कैसे होंगे? याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन A और B, C दूरियां जो आपने ली हैं वो आप कहीं भी मान सकते हैं। A की जगह B मान लें, B की जगह C मान लें, C की जगह A मान लें, कहीं भी किसी को मान सकते हैं। लेकिन जब आप A मानेंगे तो A के सामने का कोण अल्फा, B के सामने का कोण बीटा और C के सामने का कोण गामा हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारी सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कितने प्रकार के पैरामीटर्स हुए? 6 प्रकार के। 3 कौन से हैं?
अक्षों के बीच दूरियां और 3 कौन से हैं उनके बीच बनने वाले कोण। तो कुल मिलाकर के पैरामीटर कितने होते हैं इसमें हमें होंगे पैरामीटर बराबर कितने हो गए 6। चलिए आगे क्या देख रहे हैं अब आप, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परिभाषा क्या है कि जब किसी क्रिस्टलीय जालक के एकक कोष्ठिका के अवयवी कण किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका के में अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उस संरचना को क्या कहते हैं हम, सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। दूसरी कौन सी होती है, अगर मान लो इस एकक कोष्ठिका के कोने के बाद अवयवी कण अन्य कहीं केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, तो दूसरा जो हमारा रूप है वो कौन सा है, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में जो केंद्र होते हैं वो अंतः केंद्र भी हो सकता है, फेस केंद्र भी हो सकता है, एज केंद्र भी हो सकता है, तो कोई भी केंद्र हो सकता है, कहीं भी अवयवी कण हो सकते हैं। तो इसके आधार पर इनकी क्या दिए, अलग अलग प्रकार भी दिए। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः का मतलब बॉडी सेंट्रिक सेल, इसे कहते हैं हम क्या, BCC। क्या कहेंगे इसको, BCC कहेंगे। दूसरा कौन सा है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य का मतलब एंड सेंट्रिक सेल, ECC। तीसरा हमारा कौन सा है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक मीन्स फलकों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं फेस सेंट्रिक सेल, तो उसे कहते हैं FCC। अब इसकी परिभाषा देखते हैं और इसका फिगर देखते हैं। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का क्या है, यानी BCC का जो फिगर है, और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये हमारी है, फिगर से मिलेगी हमें। ये तो सिंपल सेल की हो गई और ये हमारी हो गई BCC की। तो BCC में क्या है कि जब किसी सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र बिंदु पर हो, अंतः यानी उसकी बॉडी के अंदर उपस्थित हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, बॉडी सेंट्रिक यूनिट सेल कहते हैं, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक सेल कहते हैं, उसे BCC से शो करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य मीन्स होता है विपरीत फलकों पर। अगर आपके इस फलक पर रखा है तो अवयवी कण उसके विपरीत फलक पर होने चाहिए, यानी ऊपर रखा है तो नीचे रखा होना चाहिए, इधर रखा हुआ है तो उसके पीछे इधर रखा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा इसी से रिलेटेड है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उस एकक कोष्ठिका के विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी एंड सेंट्रिक सेल, ECC। तीसरा जो आ रहा है वो आपका कह रहा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक मीन्स होते हैं फेस। इसमें कितने फेस हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में फेस कितने, 1 2 3 4, और ये ऊपर वाला फेस है और इसके एक पीछे फेस है, तो कुल मिला के 6 फेस हो गए। अब अवयवी कण, अब ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर। तो अवयवी कण क्या है, यहाँ फेस पर रखे, इस पर रखे, इस पर भी रखा है, यहाँ भी रखा है, और ये ऊपर वाले फेस पर रखा है और ये पीछे वाले फेस पर रखा है। अब देखिए परिभाषा क्या है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं, घन के प्रत्येक फलक पर उपस्थित यानी सभी फलकों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अर्थात फेस सेंट्रिक यूनिट सेल, FCC से शो करते हैं। अब क्या है, अपने रखा जा सकता है कहाँ पर, किनारों पर भी अवयवी कण रखा जा सकता है, इस किनारे पर, इस किनारे पर, इस यानी किसी भी किनारे पर अवयवी कण रखा जाता है। सभी किनारे पर भी अवयवी कण हो सकती हैं, किंतु सभी किनारे पर अवयवी कण रखे हम अपने उसमें क्रिस्टल का जालक बना सकते हैं, किंतु हमारे कोर्स में यह टॉपिक नहीं है। तो यहाँ तक तो आप समझे। इसके बाद क्या आता है, अगला टॉपिक इसी का रिलेटेड है, एकक कोष्ठिका में परमाणु एवं अणु की संख्या निकालने का सूत्र। तो निकालने का सूत्र क्या है, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कॉर्नर बट्टे 8 प्लस नंबर ऑफ सेंटर बट्टा 1 प्लस नंबर ऑफ फेस बट्टा 2 प्लस नंबर ऑफ एज बट्टा 4। इस सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे, अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे कि कितने अवयवी कण मिलकर के उस सेल का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम
एक चौक का डिब्बा लेकर के अभी आपको बताते हैं। ये हमारे पास चौक का डिब्बा है। इस चौक के डिब्बे में घनाकार आकृति का है, अवयवी कण यहाँ, एक ठोस का अवयवी कण यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 4 अवयवी कण ऊपर आपस में जॉइंट करके उसके ऊपर 4 अवयवी कण, यानी 4 अवयवी कण नीचे और उसके ऊपर 4 अवयवी कण ऊपर, यानी कुल मिला के हमारा क्या बन गया, घन बन गया। अब क्या करेंगे, यह भी घन नहीं है क्योंकि यहाँ पर गोले हैं तो उसके उभरे हुए भाग भी होंगे। हम उसे घन बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी तेज धारदार चाकू से हम इसकी लेयर्स को काटेंगे। जब कट लगाएंगे तो ये गोला आधा कट जाएगा, ये भी गोला आधा कट जाएगा, ये भी गोले, यानी इस पूरे पर अभी 1/2 भाग शेष रहेगा। फिर इसको इधर से कट लगाएंगे तो ये गोले 2 बार कट चुके, अर्थात 1/4 भाग शेष रह गए। फिर इधर से कट लगाएंगे, इधर से कट लगाएंगे, अर्थात ये दोनों गोले जो हैं वो 3 बार कट चुके। इसी प्रकार प्रत्येक फलक पर 3 बार कट लगता है, 1 2 3। इस गोले के लिए 3 कट, इसके लिए 1 2 3, ऐसे करके प्रत्येक फलक पर 3 कट लगते हैं। तो गोले का जो भाग बचता है वो 1/8 भाग बचता है, यानी एकक कोष्ठिका में जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर अवयवी कण का 1/8 भाग शेष बचता है। अब बॉडी में, क्योंकि हमारा ये चौक का डिब्बा घनाकार आकृति का है तो उसके अंदर जो है कोई भी गोला नहीं रखा है। जब इसके अंदर हम गोला रख देंगे और उसको कट करेंगे, ऊपर से कट करें, इधर से कट करें, इधर से कट, तो अंदर वाला गोला कट नहीं होगा। अर्थात जो बॉडी में बॉडी में जो कट रखा है वो डिवाइड नहीं होता है। तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ सेंटर डिवाइड बाई 1, उसका पूरा पूरा भाग लेगा। दूसरा क्या हमारा आ गया कि जो हमारे विपरीत फलकों पर, अब फलक की बात करें तो फलक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जब हम इस फलक पर गोला रखेंगे तो आधा गोला अंदर होगा और आधा गोला बाहर होगा। इसी प्रकार किसी भी फलक पर रखें तो गोले अंदर, आधे अंदर चले जाएंगे, आधे बाहर चले जाएंगे। जब इस फलक को काटेंगे तो आधा गोला कट जाएगा और आधा अंदर वाला गोला नहीं कटेगा। इसलिए फलक पर रखे हुए गोले जो हैं वो 1/2 भाग शेष करते हैं। इसके बाद किनारे पर जो गोला रखा है उस गोले का कुछ भाग ऐसे किनारे पर रखा है, वो कुछ गोला अंदर चला गया, लेकिन किनारे वाला जो गोला है वो 2 जगह से कट होता है। मान लें ये हमारा किनारे, यहाँ गोला रखा हुआ है तो ये एक तो इधर से कटेगा और एक इधर से कटेगा, तो 2 कट हो गए इसके लिए। अब इस गोले को पूरे को काटें, एक किनारे पे यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, तो ये सारे गोले एक बार तो कट गए, अर्थात प्रत्येक किनारे पर 1/2 भाग शेष रह गया। लेकिन अब अगर इधर से काटेंगे तो ये 1/4 भाग रह गया, ये इधर से काटेंगे तो 1/4 भाग शेष रह गया, इधर से काटेंगे तो। इसका मतलब है कि प्रत्येक किनारे पर जो गोला रखा है उसका 1/4 भाग शेष रह जाता है। तो हमारे अब क्या हमने शो कर दिया यहाँ पर कि हमारा कोई गोला भी यहाँ पर फलक किनारे पर भी रखा है तो उसका क्या है, 1/4 भाग शेष रहता है। इसलिए हमने क्या है, किनारे के लिए 1/4, फेस के लिए 1/2, कॉर्नर के लिए 1/8 और सेंटर के लिए 1/1 रखा। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे जो यूनिट सेल का निर्माण करती है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं सबसे पहले एससीसी में परमाणु या अणु। तो क्या करेंगे, हमारे पास कॉर्नर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर बटे 8 प्लस सेंटर पे कोई है नहीं तो 0/1 प्लस फेस पर भी कोई नहीं, यहाँ पर कोई गोला नहीं है तो 0/2 प्लस किनारे पर भी कोई गोले नहीं है तो हम क्या करेंगे 0/4। तो 0/4 इसका मतलब ये 0 आंसर आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये 8/8 1 आएगा। तो कुल मिलाकर के अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आई, 1। अर्थात एससीसी संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अणुओं की संख्या कितनी भाग लेती है, 1। दूसरी आती है बीसीसी, यही फॉर्मूला हमारा काम करेगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब बी कर देंगे। तो बीसीसी में परमाणु या अणु बराबर कितने निकलेंगे, कॉर्नर तो हमारे पास 8 ही है तो 8/8 रखेंगे। अब क्या है, हमारे सेंटर में एक मॉलिक्यूल्स आ गया तो सेंटर में हम क्या लिखेंगे, 1/1। फेस पर कोई है नहीं तो फेस पे 0/2 लिखेंगे। किनारे पर कोई है नहीं यहाँ पर, ये है नहीं, इसका हमने तो ये शो किया था, ये हमारा बीसीसी संरचना है। तो किनारे पर भी कोई नहीं है, किनारे पर भी हमने क्या कर दिया, किनारे पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको इधर कर दे रहे हैं, किनारे पर क्या कर दिया 0/4।
तो आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 का 1 में भाग दिया 1, तो कुल मिला के हमारा आंसर आया 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे ECC में परमाणुओं की संख्या। ECC में क्या हो गया, वही 8 कॉर्नर है, परिभाषा में था कि अभी कण कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों पर है, तो कोने पे सब है ही हैं, तो क्या होगा 8/8 प्लस, अब क्या हो गया फलक पर है, सेंटर पे कोई है नहीं, जब सेंटर पे नहीं है तो हम सेंटर पे क्या रखेंगे 0, ठीक। उसके बाद क्या है, हमारे फलक पर है, फलक कितने 2 फलकों पे, तो अब यहाँ 0, यहाँ क्या करेंगे फलक की जगह 2 रख देंगे, और कॉर्नर पे किनारे पर कोई नहीं है तो किनारे बट्टा 0 कर देंगे, 0/4। अब क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, इसका काटेंगे 1, ये हमारा 0 हो गया, प्लस ये 2 डिवाइड बाई 2 1 वगैरह गया, प्लस ये क्या हो गया 0, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं किसमें, ECC में, वो भी 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, अर्थात ECC और BCC में मॉलिक्यूलों की संख्या 2 ही आएगी। बात आती है किसकी, FCC की। तो FCC की संरचना क्या करेंगे, FCC में परमाणुओं की संख्या, तो FCC में परमाणु अणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, ये कॉर्नर तो 8 ही है, हमने 8/8 कर लिया। सेंटर पे कोई मॉलिक्यूल है नहीं, ये सेंटर पर नहीं है, ये फेस पर है, तो सेंटर पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, अर्थात 0/, हमने 1 कर लिया। कहाँ पर है, फेस पर है, तो फेस कितने 1 2 3 4 5 6 फेस पर हैं, तो हम 2 की जगह कितना कर देंगे 6। किनारे पर कोई है नहीं तो हम किनारे पर क्या कर देंगे, किनारे पर जो हमारा 0/4 कर देंगे। तो अब क्या किया, ये सब ने काट दिया 3, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, ये 8/8 1 आ गया, 8 से 8 डिवाइड किया 1 बार आ गया, 0 को 1 से डिवाइड किया 0 आ गया, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आ गया, अर्थात 3 आ गया, और 0 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0। अब जोड़ेंगे 1 और 3 कितने हो गए 4, तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी निकलेगी 4, यानी FCC संरचना जब बनेगी तो कुल परमाणुओं की संख्या हमारी 4 भाग लेगी। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।